नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमने पिछले सेशन से ही व्याकरण का पाठ शुरू कर दिया है, व्याकरण पढ़ना शुरू कर दिया है। और हमने पिछले सेशन में आपका पढ़ा था उपसर्ग अर्थात प्रीफिक्स, जो कि किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और शब्द के पूरे रूप को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात पूरे अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात एक नया शब्द बनाते हैं। इसी तरह से प्रत्यय भी होते हैं, अर्थात जो शब्द के अंत में लगकर शब्द के अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात या तो शब्द में विशेषता लेकर आ जाते हैं। तो ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही नए शब्द बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली एक प्रक्रिया है। तो इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समास। इसी क्रम में जो हम आज आपकी पाठ्य पुस्तिका से, आपकी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका से जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है समास। तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात छोटे रूप में किसी चीज को लिखना, संक्षिप्त में किसी चीज को लिखना। तो जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लेकर आते हैं तो उससे एक नया शब्द बनता है और इस प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। अर्थात समास भी एक ऐसी प्रक्रिया है जो नया शब्द बनाती है व्याकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा उपसर्ग प्रत्यय के बारे में, मैंने आप लोगों को बता दिया। फिर आगे भी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी हमारे दूसरे सेशन में। आज हम समास पढ़ रहे हैं और समास भी एक नए शब्द को बनाने की प्रक्रिया ही है, जिसमें हम दो या दो से अधिक शब्दों को पास पास लेकर आते हैं जिससे एक नया शब्द बनता है। तो बहुत अच्छे से समास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे हिंदी व्याकरण का। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। और हाँ, क्योंकि ये रटने वाली चीज तो है नहीं, इसीलिए आप साथ में अपने हाथ में कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी आपके पास है आप ले लीजिए। और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती जाती हूँ, अगर परिभाषा लिख रही हूँ तो आप उसको भी लिखते रहिए। तो शुरू करते हैं आपका जो आज का सेशन है समास। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, समास व्याकरण में समास जो है वो क्या है, नया शब्द बनाने की एक प्रक्रिया है। तो परिचय हम इस प्रकार से देंगे समास का कि समास के माध्यम से नए शब्दों की रचना की जाती है। जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस तरह से हम उपसर्ग और प्रत्यय से नए शब्द बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह समास भी नए शब्द बनाने की एक प्रक्रिया है। समास के माध्यम से भी हम नए शब्द बनाते हैं। तो समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात संक्षिप्त में लिखना, छोटे रूप में लिखना। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर विभिन्न तरीकों से, अभी तरीके भी आपको बताए जाएंगे, तो जब विभिन्न तरीके हम आपको बताएंगे तो उसको हम विभिन्न भेदों के रूप में लिखेंगे। तो विभिन्न तरीकों से नए शब्दों की रचना की जाती है। इस क्रम में शब्दों की विभक्तियों, योजक शब्दों आदि को हटाकर बचे शब्दों को पास पास लेकर आया जाता है। बचे शब्दों को जब हम पास पास लाते हैं तो इससे क्या होता है, नया शब्द बनता है। अभी विभक्तियां क्या होती हैं या योजक शब्द क्या होते हैं। विभक्तियां और योजक शब्द अर्थात जो उन दो शब्दों को जोड़ रहा था, उन दो शब्दों को मिला रहा था, एक सेंटेंस बना रहा था या फिर एक वाक्य बना रहा था या फिर उनको एक बड़ा शब्द बना रहा था। तो किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, और इसी प्रक्रिया को समास कहा जाता है। अर्थात नया शब्द बनने की जो प्रक्रिया है उसे समास कहा जाता है। तो यहाँ पर
परिभाषा हम लिखते हैं, छोटी सी परिभाषा समास की, बिल्कुल अपने शब्दों में लिखेंगे। जब हम समास का परिचय जान चुके हैं, समास का परिचय कर चुके हैं, तो हम उसके बाद छोटी सी यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे समास की। तो क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों को, ये हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को निकट लाने से, निकट लाने से। और हम निकट कैसे लाते हैं? निकट लाते हैं जब हम उसके बीच की जो विभक्तियां होती हैं, अर्थात जिससे उनको अलग अलग किया हुआ है, जो योजक शब्द हैं जिससे वो जुड़े हुए हैं, उनको हम हटा देते हैं। तो निकट लाने से नए शब्द, नए शब्द की रचना, नए शब्द की रचना को समास कहते हैं। नए शब्द की रचना को समास कहते हैं। ठीक है, तो ये एक परिभाषा जो हमने अपनी तरफ से लिखी। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद, इन सभी चीजों को समझने के बाद, तो अब समास के उदाहरण, आप ने समास पहले भी पढ़ा होगा, तो समास के कुछ उदाहरण अगर आप जानते हैं, अगर आपको पता है, तो आप फटाफट मुझे चैट के माध्यम से आंसर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है इस चीज से। और अब मैं आपको बताती हूं कि समास के कुछ उदाहरण क्या हैं। तो समास के कुछ जो उदाहरण हैं वो इस प्रकार हैं। तुलसी के द्वारा लिखा गया। तुलसी के द्वारा लिखा गया, या राजा का पुत्र, या विद्या का आलय। तो हमने समास की प्रक्रिया में पढ़ा है कि हम बीच के जो योजक शब्द होते हैं, बीच की जो विभक्तियां होती है, उन्हें हटा देते हैं, तब जाकर हमारे दो या दो से जो अधिक शब्द होते हैं वो पास पास आकर एक नया शब्द बनाते हैं। तो तुलसी के द्वारा लिखा गया अर्थात तुलसी कृत, जब हम बीच के योजक शब्दों को हटा देंगे तो उससे बनेगा तुलसी कृत। राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। विद्या का आलय अर्थात विद्यालय। इसी तरह और भी बहुत सारे उदाहरण आप भी दे सकते हैं जो आपको समझ में आते हैं या जो आपको पहले से पता है, क्योंकि समास से तो लगभग शायद सभी बच्चे अवगत होंगे, समास को सभी बच्चे जानते होंगे, पहले भी आपने अपने सब्जेक्ट में इसको पढ़ा होगा। तो इसी तरह बहुत सारे उदाहरण, अगर हम राह के लिए खर्च लिखें, राह खर्च, लंबा है उदर जिनका अर्थात लंबोदर भगवान गणेश। तो इस तरह हम समास के उदाहरण बहुत सारे दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि समास की जो परिभाषा है वो आपको स्पष्ट हो गई होगी। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं कि समास के माध्यम से नए शब्दों की रचना की जाती है, और समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, और संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है छोटा रूप।
संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है छोटा रूप। तो जब छोटे रूप में लिखते हैं तो उस प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं, जिसमें हम योजक शब्दों को या विभक्तियों को हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने अभी तक समास पढ़ा, और समास में हमने क्या पढ़ा? समास में हमने शब्द पढ़े जिसमें कि आपको बताया गया कि दो अलग अलग शब्दों को हम जोड़ते हैं, पास पास लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द है, दो अलग अलग शब्द, उन्हें हम दो अलग अलग नामों से जानते हैं। दो अलग अलग शब्दों को हम दो अलग अलग नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कहा भी गया है कि समास की जो रचना होती है वो दो पदों से होती है। समास की रचना दो शब्दों कहा था, तो शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को शब्द पद कहलाते हैं। यह आपने पढ़ा होगा कि अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें जितने भी वाक्य प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। तो यहाँ पर समास रचना में दो पद होते हैं, जिसमें पहले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। तो किस तरह से पूर्व पद और उत्तर पद लिखे जाते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने आपको लिखा था राजपुत्र, तो राजपुत्र का यानी कि राजा का पुत्र, या राजमहल लिख लेते हैं, राजमहल, राजा का महल। तो यहां पर मैंने कहा कि दो पदों से समास बनता है। तो दो पद है, राजा पूर्व पद, पुत्र उत्तर पद, अर्थात बाद का पद। तो दो पद होते हैं समास रचना के दौरान। जब हम समास की रचना करते हैं तो उसमें दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो पहले जैसे कि राजपुत्र लिखा, तो राजपुत्र जो शब्द है उसमें राज जो शब्द है वो पूर्व पद है, पुत्र जो शब्द है वो उत्तर पद है। राजमहल में राज जो शब्द है वो पूर्व पद है, और महल जो शब्द है वो उत्तर पद है। तो ये आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसको इसी तरह लिखेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद किसे कहते हैं, और इस तरह आप उदाहरण भी यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पदों के दे सकते हैं। आप राजपुत्र लिखेंगे, फिर लिखेंगे राजा का पुत्र, या फिर आप लिखेंगे यथासंभव। कोई भी शब्द लिख सकते हैं आप जिसमें आपको लगे कि ये एक समास की प्रक्रिया के दौरान बनाया गया शब्द है। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, विद्या के लिए आलय, विद्यालय, नीला है जो गगन, नील गगन, और पंचवटों का समूह, पंचवटी। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजें उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं, और उसमें आप साफ साफ बता सकते हैं कि जो अगर आप पंचवटी लिख रहे हैं तो पंच अर्थात प्रथम पद, वटी अर्थात उत्तर पद। अगर आप हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ ये लिख रहे हैं तो हस्त अर्थात प्रथम पद, लिखित अर्थात उत्तर पद। रसोई के लिए घर, रसोई घर अर्थात रसोई प्रथम पद, और रसोई, ये मैं आपको रसोई के लिए घर, इसको लिखेंगे रसोई घर। तो यहां पर दो शब्द प्रयोग हुए हैं, रसोई और घर। तो रसोई जो है ये पूर्व पद है, और
घर जो है वो उत्तर पद अर्थात बाद का पद है। तो ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। बिल्कुल पहले आप यहाँ तक इसकी परिभाषा लिखेंगे कि क्या होते हैं पूर्व पद, क्या होते हैं उत्तर पद, और आप इस तरह से इसके एग्जाम्पल फिर लिखेंगे। क्योंकि जब आप आगे समास की जो प्रक्रिया है, किस किस तरह के समास होते हैं, अर्थात समास के कितने भेद होते हैं, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अब इसमें एक और शब्द आता है समस्त पद। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर समस्त पद लिखा जाएगा, समस्त पद, समस्त पद। तो समस्त पद क्या होता है? अब समास की प्रक्रिया में बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जब समास की प्रक्रिया के दौरान जो भी नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी। समस्त पद अर्थात जो समास की प्रक्रिया के दौरान बना हुआ पद होता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। तो इसके उदाहरण मैं आपको इस प्रकार दूंगी। समस्त पद। तो यहाँ पर पढ़ लिया हमने कि समास की प्रक्रिया के दौरान बने नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि समस्त पद क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, माखन चुराने वाला। क्या कहेंगे माखन चुराने वाले को? माखन चोर। माखन चुराने वाला अर्थात माखन चोर, देश का भक्त, देश का भक्त। देश के भक्त को क्या कहते हैं? देशभक्त। देश भक्त। इसी तरह नल और नील अर्थात नल नील, यथासंभव अर्थात जितना संभव हो, और बाकी भी मैंने आप लोगों को बहुत सारे इसके उदाहरण बताए थे। तो यहाँ पर कहा गया है कि समास की प्रक्रिया के दौरान बना नया शब्द। जब माखन चुराने वाला अर्थात माखन को चुराने वाला, माखन चोर, माखन चुराने वाला अर्थात माखन चोर। तो जो माखन चोर है ये एक नया शब्द है जो कि समास की प्रक्रिया के दौरान बना हुआ है, समास की प्रक्रिया से बना हुआ है। देश का भक्त अर्थात देशभक्त, ये एक नया शब्द है जो समास की प्रक्रिया के दौरान बना है। तो इन शब्दों को जो समास से बने रहते हैं, इस प्रकार के शब्दों को समस्त पद या सामासिक शब्द भी कहते हैं। समास प्रक्रिया के दौरान बने शब्द समस्त पद या सामासिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो समास की प्रक्रिया के दौरान जो बने शब्द हैं उन्हें हम समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। ये भी हमने
पढ़ लिया। और ये जो पद होता है ये किससे बना हुआ होता है? ये पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से बना हुआ होता है। ये जो सामासिक शब्द होता है ये पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से बना होता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल और दूंगी जिससे आपको ये बहुत अच्छे से और भी समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल इसके यहाँ पर बता दिए हैं। कुछ और उदाहरण लेते हैं। नीला है जो गगन। तो किस प्रकार का सामासिक शब्द बनेगा या किस प्रकार का समस्त पद बनेगा? देखिए यहां पर नीला है जो गगन, तो यहां पर मैं आपको लिखती हूं पूर्व पद और उत्तर अर्थात बाद का पद। तो पूर्व पद में क्या होगा? नील। और उत्तर पद में क्या होगा? गगन। अर्थात जो शब्द बनेगा वो बनेगा नील गगन। अभी आपको चीजें समझ में आई कि यह पूर्व पद और उत्तर पद का मेल होता है। नीला है जो गगन, जिसमें पूर्व पद है नील, उत्तर पद है गगन, और नीला है जो गगन अर्थात नील गगन। तो ये पूर्व पद और उत्तर पद से बना हुआ जो शब्द है ये समस्त पद है या सामासिक शब्द है। ठीक है, तो ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। इसके इस प्रकार से हमने कुछ उदाहरण भी इस प्रकार से यहाँ पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो एक बार अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, अगर कभी आपने पहले भी पढ़ा है, तो आप समास के भेदों के बारे में मुझे बता सकते हैं। तो चैट के माध्यम से कोशिश कीजिए, जितना भी आपको आता है बताने की कोशिश कीजिए कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के बच्चों 6 भेद होते हैं, जैसे कि आपके सामने लिखा गया है यहाँ पर। समास के 6 भेद होते हैं। इनके नाम इस प्रकार है। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, उसके बाद तत्पुरुष समास, फिर द्वंद्व समास, फिर कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। तो अव्ययी भाव समास से हम स्टार्ट करेंगे। अव्ययी भाव समास पढ़ना शुरू करेंगे कि क्या होते हैं अव्ययी भाव समास। 6 भेद होते हैं, क्लियर हो गया है। और उसके बाद पहला भेद हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो क्या होते हैं अव्ययी भाव समास? फटाफट से आप भी इसी तरह से कॉपी में अपनी हेडिंग डालेंगे। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जो होते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इनकी कुछ विशेषताएं होती है। अब क्या विशेषताएं होती है ये मैं आपको पॉइंट से लिखवाऊंगी तो आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो समास, अव्ययी भाव समास का जो पहला पॉइंट है वो है कि यहाँ पर इसका जो प्रथम पद होता है वो प्रधान पद होता है, अर्थात जो पहला पद होता है वो प्रधान होता है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे?
इसका प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान होने का क्या अर्थ है? देखिए, प्रथम पद प्रधान होता है अर्थात जो इसका अव्यय होता है भी कह सकते हैं। जो इसका प्रथम पद है वो अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास, अव्यय शब्द आपने पढ़े हैं कि क्या होते हैं। तो इसका प्रथम पद अव्यय होता है। ये याद रखने के लिए पॉइंट्स हैं आपके लिए बस, कि आप किस समास को किस तरह से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले कि इसका जो प्रथम पद होता है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसका प्रथम पद अव्यय होता है और जिसका अर्थ है कि प्रधान। तो मैंने दोनों को बिल्कुल अलग अलग लिख दिया है ताकि आपको चीजें अच्छे से याद रहे। इसका प्रथम पद प्रधान होता है और इसका जो प्रथम पद है वो अव्यय होता है। अब अव्यय क्या होते हैं? अव्यय शब्द आप लोगों ने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है अव्यय शब्द या अविकारी शब्द क्या होते हैं तो मैं चैट के माध्यम से आप मुझे बताइए और मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो अव्यय शब्द मैं अभी के लिए आपको बता देती हूँ। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक में कोई जिन पर लिंग वचन कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो हमेशा ही एक जैसे रहते हैं। तो यहाँ पर दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह यहाँ पर प्रयोग होते हैं, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो यहाँ अव्ययी भाव के कुछ अव्ययी भाव समास के कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं। उदाहरण, अव्ययी भाव के उदाहरण इस तरह से हो सकते हैं। यथा शक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार या प्रतिदिन, प्रतिदिन। प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन। आजन्म, अर्थात जन्म से लेकर। तो इस तरह हम अव्ययी भाव समास के उदाहरण यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे इसमें बोला कि प्रथम पद जो है वो प्रधान पद होता है और इसका प्रथम पद अव्यय होता है। तो यथा अर्थात हमेशा, प्रति अर्थात रोज, आज, तो ये सारे शब्द आप देख पा रहे हैं कि ये सारे शब्द
अव्यय शब्द है और प्रधान शब्द है। ये कभी भी अपने रूप को परिवर्तित नहीं करते, किसी भी परिस्थिति में नहीं करते। और दूसरी बात, अगर दोनों शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, अगर दोनों शब्द 2 बार प्रयोग हो जाए तो वो भी वहां पर अव्यय की तरह ही प्रयोग होता है, और इसी कारण इस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यथाशक्ति अर्थात, क्योंकि यथा की हमेशा की बात की जा रही है, तो यथाशक्ति, तो शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, रोज, आजन्म अर्थात जन्म से लेकर। तो आप देख पा रहे हैं कि हर जगह पर आपको प्रथम पद की प्रधानता नजर आ रही है। तो इस तरह से जो हमारा पहला समास का पहला भेद है अव्ययी भाव समास, ये हमने पढ़ लिया है। अगर आपको फिर भी अगर कुछ इसमें दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, हम इसको एक बार और रिवाइज करेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। पहला जो हमने समास पढ़ा था उसमें हमारा जो प्रथम पद था वो प्रधान पद था, अर्थात जो पहला पद था, पूर्व पद उत्तर पद 2 पद होते हैं, तो दोनों पदों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, अर्थात सामासिक शब्द कहते हैं। तो उसमें पहला पद जो था वो प्रधान पद था और एक अव्यय था, तो इसीलिए उसको अव्ययी भाव समास कहा था। और अव्यय का अर्थ आप लोगों को पता ही है, जो किसी भी लिंग वचन कारक के कारण अपना जो रूप है उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, बिल्कुल यथास्थिति में रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह रहते हैं। तो इस समास में हमेशा दूसरा पद प्रधान होगा। इस समास में इसमें दूसरा पद प्रधान होगा और इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिए कि इसमें अर्थात तत्पुरुष समास में इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और नंबर 2, इसे बनाने में जो पदों के बीच के कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह जो है, बीच के कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। तो इस लाइन को अभी आप अच्छे से समझ पाएंगे जब मैं उदाहरणों से आपको इनको एक्सप्लेन करूंगी, और इसी कारण इसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तो उदाहरण इसके देख लेते हैं फटाफट, उदाहरणों से समझेंगे। सबसे पहले कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है ये जानेंगे, दूसरा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो इस तरह के उदाहरण जैसे देश के लिए भक्ति, और राजा का महल या राजा का पुत्र या विद्यालय, विद्या के लिए आलय या घर, विद्या के लिए आलय, राजा के लिए भक्ति, और रसोई के लिए घर। तो दूसरे पद की प्रधानता है देश के लिए भक्ति, राजा का महल, विद्या के लिए आलय, रसोई के लिए घर। तो आप देख पा रहे हैं कि दूसरा पद यहाँ पर प्रधान है देश के लिए भक्ति, अर्थात देशभक्ति,
राजा का महल अर्थात राज महल। विद्या के लिए आलय, विद्या लय। रसोई के लिए घर, रसोई घर। तो सबसे पहले बताया कि दूसरा पद प्रधान होता है और दूसरा कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो कारक चिन्ह यहाँ पर देश के लिए भक्ति, तो के लिए क्या है, कारक चिन्ह है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कारक चिन्हों का लोप हो गया है। राजा का महल, तो जो कारक चिन्ह है इसका लोप हो गया है। विद्या के लिए आलय, तो इस प्रकार के कारक चिन्हों का लोप हो गया है। रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह है उनका लोप हो गया है। तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि जब दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह अर्थात जो बीच के कारक चिन्ह है उनका लोप हो जाता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो बच्चों आज हमने समास पढ़ने शुरू किए हैं। आशा करती हूँ कि अभी तक जितना आपने पढ़ा, क्योंकि पहले भी आप समास पढ़ चुके होंगे और जितना अभी तक आपने पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समास के जो बाकी भेद है, क्योंकि समय की कमी है, तो समास के बाकी भेदों को हम अपने अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।